हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने पार्ट थर्ड जो आपका चैप्टर था द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है, उसके ऊपर आज हमने बात करनी है। देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर में ऐड किए हैं। अगर आपको उस टॉपिक्स के बारे में जानना है तो मेरा पार्ट 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को चेकआउट करना। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाओ, ठीक है, उस जाके लिंक के ऊपर क्लिक करो एंड वीडियो आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप पहले वो चेकआउट करना, तभी आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम फटाफट चैप्टर के ऊपर आते हैं। तो देखो, आज हमने बात करनी है यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये आपकी बुक का बच्चे चैप्टर थर्ड है, बट सीबीएसई ने क्या किया था कि जो आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का चैप्टर है उसके बीच में ही इस चैप्टर को मर्ज अप कर दिया, मतलब दो चैप्टर्स मर्ज हो गए हैं, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर था यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसके हाफ टॉपिक हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के साथ कवर अप करने थे। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। ये पार्ट थर्ड है जिसमें हम सिर्फ यूएस हेजेमोनी का जो आपका थर्ड चैप्टर है आपकी बुक का, उसके जितने भी टॉपिक्स एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के ऊपर आएंगे वो आज हमने देखनी है, ठीक है। तो आप पहले मेरा पार्ट फर्स्ट सेकेंड देख के आना, फिर इस चैप्टर को, ठीक है, आप ओपन करना, फिर इस वीडियो को देखना, फिर आपको बहुत अच्छे से ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड टॉपिक पॉलिटिक्स में, सॉरी, जो हमने चैप्टर पढ़ने हैं वो हैं टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द क्लिंटन ईयर्स, 9/11 अटैक एंड द इराक इन्वेजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको चैप्टर का थोड़ा मतलब समझा देती हूँ। यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, देखो यूएसए आपको पता है क्या है हमारा, ठीक है, कंट्री है यूएस, ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री है। एक साइड तो पूरी वर्ल्ड में, एक साइड तो पूरा ही आपका यूएस है, ठीक है। हेजेमोनी का क्या मतलब है? देखो, हेजेमोनी का मतलब होता है डोमिनेंस। वो डोमिनेंस आपके ऊपर कोई थोप भी सकता है, वो डोमिनेंस आपके ऊपर कोई नहीं लगा भी सकता है, ठीक है, मतलब लगा ही नहीं गई, आप खुद ही इन्फ्लुएंस हो उस चीज़ से, तो उससे हम बोलते हैं हेजेमोनी। हेजेमोनी का सिंपली अगर मैं आपको सीधी भाषा में मतलब समझाऊं तो इसका मतलब होता है दादागिरी। अब देखो, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। ब्लू जीन्स है आपकी, ठीक है, आप बहुत ट्रेंड में डाल के जाते हो, इवन कॉलेजेस में तो बहुत ज़्यादा फेमस होती है ब्लू जीन्स डाल के जाना, ठीक है। अब ब्लू जीन्स हम डालते हैं, ब्लू जीन्स आपको पता भी है कहाँ से आई है, ये बच्चे आपके यूएसए की ही है, ठीक है। यूएसए ही ने ही ब्लू जीन्स का आविष्कार किया है, ठीक है, तभी हम डालते हैं ये इतनी ज़्यादा वो के साथ। अब देखो, आपको मैं एक सीधी सी बात बताती हूँ। देखो, अमेरिका में, ठीक है, अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे रेड हेयर, ब्लू हेयर इतने ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे तो वो ट्रेंड है। बट छोटी छोटी कंट्रीज़ क्या करती हैं, उस चीज़ को कॉपी करने लग जाती हैं, ठीक है, मतलब यूएसए के साथ इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ब्लू जीन का मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। अब हम इंडियन गर्ल्स भी, ठीक है, कुर्ते के साथ ब्लू जीन्स डालते हैं, जो कि एक ट्रेंड बन चुका है। ऐसे ही अगर मैं आपको आईफोन की बात करूं, एंड्रॉयड किसी को नहीं पसंद और मोबाइल किसी को नहीं पसंद, सभी बच्चों को क्या चाहिए? आईफोन, ठीक है। क्यों चाहिए? क्योंकि वो यूएसए का है। तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हो कि हम कितना ज़्यादा, ठीक है, यूएसए के साथ इन्फ्लुएंस है, कितना हम ज़्यादा उसके साथ अपना, ठीक है, देखते हैं काम, जो यूएसए करते हैं हम वो करने लग जाते हैं। आपको सीधा मैं अगर भाषा में ये चीज़ समझाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं टॉपर की बात करती हूँ, ठीक है। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो वो क्या करेगा? टॉपर की स्ट्रैटेजी उसकी होती है, ठीक है, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। अगर उसने बुक खोली है तो मैं भी बुक खोल के बैठ जाऊँगा। तो ये चीज़ थी कि यूएस से जो भी बच्चा आपका करता था ना, हम इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि हम खुद वो चीज़ अडॉप्ट करने लग जाते थे, जिसको क्या आगे चल के बोला गया यूएस हेजेमोनी, ठीक है। आपका चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो ऐसे ही 3, ठीक है, बच्चों की कहानी से स्टार्ट होता है। अंधेरी, जबू एंड आपका एक और बच्चा था, अभी मेरे को नाम भूल गया उसका, हाँ, आयशा, ठीक है। अंधेरी, जबू एंड आयशा, इन 3 बच्चों की कहानी बताई गई है कि कैसे वो बच्चे भी यूएसए की हेजेमोनी के साथ इन्फ्लुएंस थे। वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि उसमें से कुछ पूछा जाता है नहीं और हमारे यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। आप सिर्फ, ठीक है, उसका रीडिंग ले लेना कि आपको थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि हाँ, क्यों बच्चे इन बच्चों की जो लाइफ थी वो रिलेट थी, ठीक है। तो अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक कवर अप करते हैं। आपको क्लियर हो गया हेजेमोनी का मतलब क्या होता है? सिंपली दादागिरी, इन्फ्लुएंस होना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का। अब हमने फर्स्ट टॉपिक कवर अप यहाँ पे करना है बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब देखो, मैंने आपको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्या थी?
बेसिकली बायोपोलैरिटी क्या थी, जब वर्ल्ड अफेयर्स में दो सुपर पावर्स होती थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। एंड ऑफ बायोपोलैरिटी क्या थी, अब एंड लग गया, मतलब एक दोनों में से एक सुपर पावर क्या होगी, खत्म होगी, ठीक है आपकी। कौन सी खत्म हुई थी, यूएसएसआर खत्म हुई थी। कब खत्म हुई थी, 1991 में। क्यों खत्म हुई थी, अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, कौन सी वो 3 रिपब्लिक्स थी, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्टसिन, ठीक है, आप मेरे को बताना। उन्होंने जैसे ही आपका, ठीक है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, तब आपकी जाके यूएसएसआर खत्म हो गया था, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिली। अब बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड में यही हमें बताया गया है कि जो आपका सडन क्लैप्स था, मतलब यूएसएसआर का गिरना, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होना यूएसएसआर का, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, ठीक है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गुचर मुचर हो गया, आप इसको समझ लेना, सरप्राइज लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा शॉक था कि कैसे दोनों में से एक सुपर पावर जो थी वो आप पे गिर गई थी। अब एक पावर गिर गई तो बची कौन सी, यूएसए। अब इसमें भी, ठीक है, आगे चल के डिबेट होती है कि जो आपका यूएसएसआर था बच्चे, वो तो गिर गई। वर्ल्ड अफेयर्स में 2 पावर्स रूल करती थी, दोनों में से एक गिर गई। अब जो हमारा वर्ल्ड होगा वो मल्टीपोलर कंसेप्ट को अपनाएगा या फिर यूनिपोलर कंसेप्ट को अपनाएगा, ये भी मैंने क्लियर किया है अपनी पार्ट 1 की जो वीडियो है, पार्ट 2 की जो वीडियो है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, ठीक है, उसमें मैंने समझाया है। अब ठीक है, हमें यहाँ पे 2 कंसेप्ट देखने को मिलते थे, मल्टीपोलर बट यूनिपोलर। बट आगे चल के क्या होता है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर में ही जीने लग जाता है, जो कि डोमिनेंस कौन कर रहा था, आपका यूएसए, ठीक है। अब देखो, यूएसए की जो पावर थी वो भी एकदम तो थोड़ी राइज अप हुई होगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि 1991 से, ठीक है, ये पावर देखने को मिली, तो नहीं, ऐसा नहीं था। यूएसए एकदम से 1991 के पावर इतना उसकी हेजेमोनी देखने को नहीं मिली, तो उससे भी रिलेटेड, ठीक है, डिबेट्स चलती थी। 2 एस्पेक्ट्स थे बेसिकली। एक थिंकर्स बोलते थे कि जो यूएसए की हेजेमोनी थी बच्चे, वो वर्ल्ड वॉर का जो सेकंड था, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब आपका हुआ था उसके बाद ज़्यादातर शुरू होने को मिली, ठीक है, उसके बाद हमें ज़्यादा देखने को मिली। कई बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं था, हमारा जो वर्ल्ड था ऑलरेडी, ठीक है, यूएसए की हेजेमोनी के तरफ जी रहा था ऑलरेडी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया आईफोन और ब्लू जीन्स का। अब इस सिचुएशन को, ठीक है, प्रूव करने के लिए आगे बुक में आपकी एग्जांपल्स दी गई हैं, तो अब हम वो एग्जांपल को देखेंगे। तो वो जो बच्चे आपकी एग्जांपल थी वो थी आपके फर्स्ट गल्फ वॉर, जो आप अभी मैंने आपको सेकंड एक्सपेक्ट बताया था ना कि कई थिंकर्स बोलते हैं कि नहीं, यूएसए की जो हेजेमोनी थी वो वर्ल्ड के पहले ही हम रह रहे थे, वर्ल्ड के पहले ही से हम, ठीक है, यूएसए से के साथ हम इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो वो चीज़ थी आपके फर्स्ट गल्फ वॉर। अब इसका हमें, ठीक है, एग्जाम्पल बताते हैं। मैं आपको सिंपली पहले कहानी बताती हूँ, आप कहानी सुनना, ठीक है। क्या होता है कि अगस्त 1990 का टाइम पीरियड होता है, एंड जो आपका इराक होता है ना, वो कुवैत को कब्जे में ले लेता है। इन्वेड का मतलब क्या होता है, कब्जे में ले लेता है, ठीक है, कब्जे में लेता है। अब आपको जैसे नॉर्मली पता होगा, ये जनरल नॉलेज ही है बेसिकली, कि जब भी कोई कंट्री किसी के ऊपर, ठीक है, कब्जा कर लेती है, वैसे तो कर नहीं सकते, ठीक है, जैसे ही आपकी यूएन बनी थी, यूनाइटेड नेशन बनना था, उसके बाद हम नहीं कर सकते, बट अगर कर लेती है तो यूएन पहले उसे समझाती है। यूएन बेसिकली क्या है, आपकी यूनाइटेड नेशन है, जो, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को आपकी बनी थी। यूएन का बेसिकली काम होता है आपका कि पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना एंड वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है, ये बेसिकली यूएन का वर्क है। बट अब क्या होता है, इराक इन्वेड कर लेता है कुवैत के ऊपर। इन्वेड क्यों करता है, इसको कुछ होगा ना, इससे मतलब होता है, तभी तो कब्जा किया। तो आपको जैसे पता है कि कुवैत जो है बच्चे आपकी, वो ऑयल कंट्री है, बहुत अच्छा खासा वहाँ पे ऑयल मिलता है। तो इराक क्या करती थी, ठीक है, कुवैत को उसने अपने कब्जे में ले लिया। 1990 का टाइम पीरियड था, अगस्त का। अब धीरे धीरे क्या होता है कि यूएन, ठीक है, उससे पहले डिप्लोमेटिक्स अटैम्प्ट्स करवाती है। मतलब डिप्लोमेटिक अटैम्प्ट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपके वो होते हैं जहाँ पे बातचीत से, ठीक है, समझाया जाता है एक कंट्री को, मतलब बातों से समझाया जाता है कि तू हट जा, नहीं हटेगा तो तेरे छितर जरूर पड़ने, ठीक है, ये चीज़ थी। अब क्या होता है, डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स होते हैं बच्चे, वो आपके फेल हो जाते हैं इराक को समझाने के लिए। इराक समझ ही नहीं रहा, यूएन ने तो कहा था, ठीक है, मैं तुझे समझा रहा हूँ, नहीं समझेगा तो तेरे, ठीक है, पक्का मुक्के थप्पड़ पड़ने ही पड़ने हैं। तो ये नहीं मानता, ये कुवैत को तब भी नहीं छोड़ता। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो आपका यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है, जॉर्ज H.W. बुश, ठीक है, वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या था, देखो बच्चे,
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम, ठीक है, कुवैत को इराक का जो वो है इन्वेड किया, ठीक है, उससे कुवैत को फ्री करेंगे। फ्री कैसे करेंगे? तो इन्होंने अपनी एक कोलिशन बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसमें 34 कंट्रीज मिलके क्या करती हैं, इराक के ऊपर अटैक करती है एंड कुवैत को, ठीक है, छुड़ा लेती हैं, जिसको आगे चल के क्या बोला जाता था, फर्स्ट गल्फ वॉर। अब इन 34 कंट्रीज की बच्चे जो आर्मी थी वो थी आपकी 6,60,000 ट्रूप्स, मतलब इतनी ज़्यादा सेना वहाँ पे आई थी, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिली। कितनी थी? 34 कंट्रीज। ये ज़रूर आप याद में रखना, क्योंकि देखो बच्चे इस बार आपके है कॉम्पिटिटिव बेस एग्ज़ाम है आपका बेसिकली, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस। अब उसमें क्या होता है कि 50% क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाते हैं कि आगे अगर आप कॉम्पिटिशन्स अगर आप क्लियर करते हो तो आपको ईजिली हो, ठीक है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जॉर्ज H.W. बुश ने, ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अनाउंस किया था कि मैं, ठीक है, इसका जिम्मे लेता हूँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब एक न्यू वर्ल्ड बनेगा जिसमें टेररिस्ट जो होंगे, ठीक है, ऐसा जो कब्जा कर रहे हैं, एक कंट्री दूसरी के ऊपर जो कब्जा कर रही है उसे, ठीक है, छुटकारा मिल सके, वो था आपका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसमें क्या था, 34 कंट्रीज मिलके क्या करती हैं, इराक को बचाती, सॉरी, कुवैत को बचाती है इराक से, ठीक है, जिसको आगे चल के क्या बोला था, क्या बोला गया था, गल्फ वॉर, ठीक है, फर्स्ट गल्फ वॉर। यहाँ पे, ठीक है, मैंने बनाया डायग्राम, आप ऐसे भी बना के आ सकते हो, आपके मार्क्स और ज़्यादा मिलेंगे इससे, ठीक है। ये चीज़ थी आपकी फर्स्ट गल्फ वॉर। अब इसका जो नाम था, देखो पूरे तरीके से यूएन ने खुद भी नहीं बताना कि, ठीक है, हाँ हमने करवाया, हमने अटैक करवाया इराक के ऊपर, तो इन्होंने इस चीज़ को, ठीक है, एक ऑपरेशन का नाम दे दिया गया था। अब देखो आप गलती करते हो, आप एकदम से बता देते, कई तो चलो बच्चे होते शरीफ से, ठीक है, जो अपनी गलती मान लेते हैं, बट कई शरारती होते जो नहीं मानते, तो आप कहीं ना उस चीज़ को घुमाते हो कि नहीं इसने शायद ऐसे किया होगा मम्मा, तब मेरी गलती थी, इसने ऐसे किया होगा। तो ऐसे ही यूएन ने अब ओपनली, ठीक है, वर्ल्ड को नहीं बताना था कि जी हाँ हमने करवाया है अटैक, तो वो एक इस जो ऑपरेशन था, ठीक है, उसको एक नाम दे देते हैं जिसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है, आपका फर्स्ट गल्फ वॉर ही है, ज़्यादा कंफ्यूज आपने इसको नहीं होना, ठीक है। अब ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, ये बच्चे आपका यूएन ने इसको नेम दिया था। अगर हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की बात करें, अब इसमें हमें ये चीज़ देखने को मिली थी कि जो 75% आपकी जो आर्मी है, मतलब जो ट्रूप्स है, हमने पढ़े ना यहाँ पे 6,60,000 ट्रूप्स, उसमें से 75% निकालो तो आपको पता लगेगा इतनी ज़्यादा जो आपकी ट्रूप्स की जो सेना थी वो किसकी थी, अकेली यूएसए की। अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया? यहाँ पे हमने हेजेमोनी के बारे में पढ़ा कि कैसे, ठीक है, यूएसए का प्रेसिडेंट आके जॉर्ज H.W. बुश और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को डिक्लेयर करता है, उसकी लीडरशिप के अंदर 34 कंट्रीज लड़ती हैं, फिर 75% सेना ही, ठीक है, हमारी यूएसए के साथ आ रही है। मतलब दादागिरी किसके चल रही है, काम तो यूएन कर रहा है, ठीक है, काम तो यूएन का ही है ना ये, कि लड़ाई नहीं करवानी, रोकना है लड़ाई को, बट अपना मेन रोल को निभा रहा है अपना यूएसए। तो ये आपको हेजेमोनी भी यहाँ पे समझनी है। अब देखो 75% जो सेना थी वो यूएसए की थी, किसकी लीडरशिप के अंदर थी, नॉर्मन सचवाज़कोफ, ठीक है, आई थिंक मैं प्रोनाउंस नहीं ठीक कर रही हूँ, बट फिर भी आपको, ठीक है, ये नेम याद करना है। अगर अगली बार मैं इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगी आपकी रिवीजन के लिए, मैं वहाँ पे फ्लो चार्ट से आपको, ठीक है, एकदम क्विक रिवीजन करवाऊंगी, तब मैं अच्छे से ये सीख के आऊँगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखना है कि किसकी लीडरशिप के अंदर 75 सेना भेजी गई थी, नॉर्मन सचवाज़कोफ के अंदर, ठीक है। अब देखो जो आपका फर्स्ट गल्फ वॉर था, ये जो आपकी फर्स्ट गल्फ वॉर थी, इसने बहुत ज़्यादा, ठीक है, चीज़ें क्रिएट कर दी थी। जैसे ही फर्स्ट गल्फ वॉर हुई, हमें ये पता लग गया कि यूएसए के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, प्लस इतनी अच्छी मिलिट्री है कि जो दूसरी कंट्री नहीं ले सकती। मतलब एक टेक्नोलॉजी एंड एक मिलिट्री गैप, ठीक है, हमें देखने को मिला यूएसए एंड बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट गल्फ वॉर था, इसने पूरे तरीके से रिवील कर दिया था, मतलब बता दिया गया था वास्ट टेक्नोलॉजी गैप कि जो यूएसए के पास है एंड जो अदर कंट्रीज़ के पास है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर, फर्स्ट गल्फ
गल्फ वॉर, ठीक है। ये क्यों लिखा है मैंने कंप्यूटर वॉर? बच्चे देखो, जब इराक के ऊपर ये बॉम्ब्स वगैरह गिरा रहे थे ना, तो एक लाइव टेलीकास्ट चल रहा था टीवी के ऊपर, जिसको अपने लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम में देख के अपने देख रहे थे आराम के साथ, अपने बेड के आराम के साथ बैठ के, ठीक है, इस चीज़ को इंजॉय कर रहे थे। तो ये चीज़ इसलिए बोली गई थी वीडियो गेम वॉर, क्योंकि ऐसा ही लग रहा था कि वीडियो गेम कोई चल रही है, दूसरी कंट्री उसको गिरा रही है। वीडियो गेम में क्या होता है, ऐसे होता है ना, दो बच्चे लड़ते हैं या फिर दो टीम्स होती है आपस में लड़ती है, तो ये चीज़ बताई गई थी। मतलब अपने कंफर्टेबल सोफास के ऊपर, ठीक है, लोगों ने बैठ के ये नज़ारे देखे थे। नज़ारे तो नहीं कहना चाहिए, ये डिस्ट्रक्शन देखी थी, ठीक है। इसको कंप्यूटर वॉर भी बोला जाता था, वीडियो गेम वॉर भी इसीलिए बोला जाता था, ठीक है। तो ये बेसिकली नेम है, ये आपका हो गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ये था आपका फर्स्ट गल्फ वॉर। इसको प्लीज़ आप एक दो बारी ज़रूर और अच्छे से सुनना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चे, तो अब हमारे दो टॉपिक्स कवर अप हो गए हैं, द फर्स्ट गल्फ वॉर एंड द बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। देखो, अगर आपको इस टॉपिक में भी, ठीक है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, देखो कन्फ्यूज़न नहीं लेके आपने तो ना कंसेप्ट समझना है, रटना नहीं, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप प्लीज़ मेरे को मैसेज करो कमेंट सेक्शन में, मैं उस चीज़ का रिप्लाई दूंगी और आपकी कन्फ्यूज़न को, ठीक है, क्लियर कट दूर कर दूंगी, ठीक है। तो आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द क्लिंटन ईयर। क्लिंटन कौन है? हाँ, क्लिंटन कोई वो नहीं है, ठीक है। क्लिंटन नाम सुनकर तो मेरे को कोई पोइम याद आती है छोटे बच्चों की, ठीक है। तो देखो, क्लिंटन बेसिकली क्या था? क्लिंटन आपका एक पर्सनैलिटी है, ठीक है। यूएसए का प्रेसिडेंट था विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन, ठीक है। इसका पूरा नाम ये था, विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन, ठीक है। ये क्या करता है, जो आपका जॉर्ज H.W. बुश था, ठीक है, जिसने द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया था, उसको हरा देता है इलेक्शंस में। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे टाइमलाइन शो की है कि 1992 में क्या होता है, फिर 1996 में क्या होता है, 1999 में क्या होता है, फिर 1998 में क्या होता है। ये ऐसी ही चीज़ बुक में भी बताई है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ी ड्रामेटिकली बता दी है, यहाँ से आपको, ठीक है, ईजिली कंसेप्ट पता लग जाएगा। अब हम बिल क्लिंटन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जॉर्ज H.W. जो बुश था, ठीक है, वो इलेक्शन हार गया था विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन के साथ। जो विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन था, उसे 1992 में जॉर्ज H.W. बुश को हरा दिया था। विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन जो था बच्चे, आपका डेमोक्रेटिक पार्टी से था, ठीक है। 1996 में क्या होता है, ये फिर से क्लिंटन जो होता है आपकी इलेक्शन जीत जाता है 1996 के भी, एंड फिर से आपका यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है 8 सालों के लिए, मतलब 8 साल 2 साल लगातार इसने इलेक्शन जीते, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है इलेक्शन जीतना। ये जो आपका बिल क्लिंटन था, क्यों जीतता था, मैं आपको ये चीज़ें बताती हूँ। देखो, जो बच्चे आपका बिल क्लिंटन था, ये सॉफ्ट इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान देता था। देखो, यूएसएसआर क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके इंटरनल वीकनेसेस के कारण अंदर ही, ठीक है, खराबी चल रही थी। बट यहाँ पे हमें ये देखने को मिला, बिल क्लिंटन ने ये बात कहीं ना कहीं समझ ली थी कि हमें अपनी कंट्रीज़ के अंदर की इश्यूज़ की हमें बात करनी चाहिए। देखो, सॉफ्ट इश्यूज़ वो इश्यूज़ होते हैं जब हम अपनी कंट्री के अंदर की बात करते हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने बात करी, ठीक है, और आपके कुछ ऐसे चीज़ें चलनी हैं, कोई भी हो गया आपका, जैसे हो सकता है वर्ल्ड ट्रेड हो गया, ठीक है, डेमोक्रेसी प्रमोशन करनी है, वो चीज़ हो गई, ठीक है। ये सब होते हैं जब आप कंट्री के बारे में सोच रहे हो, कंट्री के इश्यूज़ के बारे में सोच रहे हो, उसको सॉफ्ट इश्यूज़ बोलते हैं। ऐसे ही एक टर्म होती है हार्ड इशू। हार्ड इश्यूज़ क्या होता है, जब हम सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, जब हम मिलिट्री पावर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मतलब बॉर्डर्स को देख के जब हम बात करते हैं, तो वो होते हैं आपके हार्ड इशू। तो क्लिंटन इसीलिए जीता था क्योंकि ये सॉफ्ट इश्यूज़ के साथ ज़्यादा ध्यान देता था, मतलब अपनी कंट्री को चलाने के लिए ज़्यादा, ठीक है, अपना योगदान देता था, इसलिए जीता था। अब क्लिंटन का ईयर जो था, ठीक है, पहले तो बहुत ज़्यादा बच्चे शांत चल रहा, मतलब कोई वॉर वगैरह नहीं हुआ, ठीक है, जनता भी बहुत खुश थी इसके टाइम पीरियड में। बट ऐसा नहीं था कि कोई वॉर ही नहीं हुई थी। आगे चल के हमें 1999 में ये पता लगा था कि यूगोस्लाविया में बहुत बड़ी एक चीज़ हो गई थी, ठीक है, बिल क्लिंटन का जब टाइम पीरियड था, मतलब बिल क्लिंटन जब आपका रूल कर रहा था, क्या हुआ था। देखो, यूगोस्लाविया में क्या होता है कि एक ना रिलीजियस से रिलेटेड क्या होता है, देखो वहाँ पे यूगोस्लाविया में क्या होता है, अल्बानियन पॉपुलेशन है, एंड उससे रिलेटेड, ठीक है, कोई लड़ाई हो जाती है, मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड ही लड़ाई हो जाती है।
जैसे आप इंडिया में देख लो, इंडियन मुसलमान्स की होती है, सॉरी हिंदू एंड मुसलमान्स की होती है, ठीक है। ऐसे यूगोस्लाविया में लड़ाई हो जाती है पॉपुलेशन को लेके, रिलीजियस बेस को लेके। अब उस लड़ाई को, ठीक है, सॉल्व करने के लिए यूएसए क्या करता है, कमांड दे देता है कि जाओ तुम यूगोस्लाविया के ऊपर, जो यूएसए की जो आपकी मिलिट्री फोर्स है नाटो, उसको कमांड देता है कि जाओ तुम यूगोस्लाविया के ऊपर जाके, ठीक है, बॉम्ब्स वगैरह गिराओ और उसको चुप कराओगी तो अपनी अपनी पोजीशन के, ठीक है, ऊपर बैठा रहे, मेरे से बकवास मत कर। ये चीज़ होती है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो, यहाँ पे यूएन कुछ नहीं बोलती कि तूने बॉम्ब्स वगैरह क्यों करा। देखो यूएन का क्या काम था, मैंने फर्स्ट गल्फ वॉर में आपको बताया था, यूएन का काम क्या है कि कोई भी कंट्री किसी के ऊपर कब्जा करती है, बॉम्ब्स वगैरह गिराती है, उसका काम क्या है, पहले उसको डिप्लोमेटिक समझाओ, ठीक है, कि नहीं तू नहीं मानेगा फिर क्षेत्र पलेट तेरी होनी है, ठीक है। बट यहाँ पे यूगोस्लाविया यार उसके ऊपर बॉम्ब्स गिरा देती है, ऐसी मुंह उठा के। आप सोचो यार आम जनता का क्या हुआ होगा, जो वहाँ पे आम लोग थे उसके ऊपर, ठीक है, क्या बीती होगी। अब यहाँ पे लड़ इनकी कंट्री के लोग रहे हैं। यूएसए बोलता है अपनी नाटो, ठीक है, अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है। नाटो की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो मैं आपको वो बता देती हूँ नाटो है क्या। नाटो बेसिकली बच्चा आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही यूएसएसआर की भी थी। किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बताओ। मैं देखना चाहती हूँ किन किन बच्चों को वो चीज़ें पता है, ठीक है। ये नाटो को बोलते हैं कि जा तू, ठीक है, जाके बॉम्ब्स वगैरह करा दे, यूगोस्लाविया को चुप करा दे। और हमें ये देखने को मिला कि यूगोस्लाविया पे ये जो बॉम्बिंग हुई थी बच्चे 2 मंथ्स तक हुई थी। आप सोचो आज लड़ाई का माहौल बन जाए हमारे यहाँ पे तो कितना टेंशन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे ये तो 2 मंथ्स तक यहाँ पे रहे थे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी थी एक तरीके से देखने के लिए, क्योंकि यूएसए ने यहाँ पे भी अपनी हेजेमोनी क्रिएट की थी और यूएन ने कुछ नहीं बोला था। मैं आपको ना अंदर का फैक्ट बताती हूँ। अब यूएन ने क्यों नहीं बोला, आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा कि यूएन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन, तब भी क्यों नहीं बोला। मैं ना आपको आगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कवर कराऊंगी, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, उस चैप्टर का भी नाम यूनाइटेड नेशन ही है। तो उस चैप्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जो आपका यूएसए है बच्चे, वो 22% फंड देता है यूएन को। मतलब देखो फंड क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा, ठीक है, उसे हम फंड बोलते हैं। तो सिर्फ सबसे ज़्यादा जो बच्चा आपका फंड है वो 22% क्या बोलते हैं यूनाइटेड नेशन को देता है यूएसए। और भी कितने ज़्यादा फैक्टर्स हैं बट मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सस्पेंस बनना रहना चाहिए ताकि आप आगे का चैप्टर पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने आपको मेन बात बता दी कि क्यों, ठीक है, यूएन नहीं बोलता। अब देखो कहाँ से पैसा आ रहा है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो ज़रूरी उसने अपनी टांग फंसानी है कि उसको बोल के, यूएसए को बोल के कि तूने बॉम्ब्स क्यों गिरा। ऐसे तो यूएसए क्या पता बंद भी कर सकता है, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल उसको देने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए। तो ये चीज़ हुई थी। फिर हमें ऐसा ही इंसिडेंट एक 1998 को भी देखने को मिलता है। अब देखो 1998 में क्या होता है, अल क्वायदा, ठीक है, अल क्वायदा क्या करती है, यूएसए के जो है आपकी एम्बेसीज थी, ठीक है। एम्बेसीज क्या होता है, एम्बेसीज से मतलब होता है यार कि मतलब एक कंट्री की ना दूसरी कंट्री के ऊपर एम्बेसीज होती है, मतलब दूत एक तरीके से, कि वहाँ पे जाके आप अपना काम कर सकते हो, एम्बेसीज उसे बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होगा क्लियर कट, मैं अभी अच्छे से समझा नहीं पा रही, उसे हम एम्बेसीज बोलते हैं, ठीक है। दूसरी कंट्रीज में होती है, जैसे इंडिया की भी एम्बेसीज कहीं पे इजराइल में है, रशिया में है, ठीक है, ये एम्बेसीज है हमारी। तो यहाँ पे था, ठीक है, रशिया यूएसए की जो एम्बेसीज थी बच्चे वो आपके नैरोबिया, केन्या, दार इस्लाम, तंजानिया यहाँ पे थी। बट अल क्वायदा क्या करता है, यहाँ पे बॉम्बिंग कर देता है, यहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह गिरा देता है, जिससे ये जो आपकी वो थी ना क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, एम्बेसीज, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है देखने को मिलती है, ठीक है, हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ था, देखो यूएसए को फिर से गुस्सा चढ़ जाता है कि अल क्वायदा ने क्यों गिराए हमारे ऊपर बॉम्ब्स। मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे जो आपकी अल क्वायदा है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप है जो कि बॉम्ब्स वगैरह गिराता है। जैसे पाकिस्तान में भी, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स है, वहाँ पे भी टेररिस्ट ग्रुप कितने सारे हैं, ऐसे अल क्वायदा एक टेररिस्ट ग्रुप है। इसने यूएसए की एम्बेसीज के ऊपर बॉम्बिंग कर देता है जिससे यूएसए को गुस्सा चढ़ जाता है और इससे लड़ने के लिए, मतलब अल क्वायदा से लड़ने के लिए यूएसए एक और ऑपरेशन लॉन्च करता है
है जिसका नाम था ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। अब ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच में हमें ये देखने को मिला कि अल क्वायदा जैसे जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे सदर्न एंड अफगानिस्तान में, ठीक है, वहाँ पे यूएसए बॉम्बिंग कर देता है, जिससे हमें ये पता लगा था कि वहाँ पे जो जितनी भी आम जनता थी, ठीक है, सिविलियन फैसिलिटीज जितनी भी थी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अल क्वायदा में। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिली। देखो यहाँ पे भी नहीं यूएन ने कुछ बोला ना, यहाँ पे बोला आपके यूगोस्लाविया में। तो देख रहे हो उसके हेजेमोनी कितनी ज़्यादा है। इसीलिए आपका, ठीक है, ये टॉपिक ऐड किया है द क्लिंटन ईयर, ताकि यहाँ पे भी आप, ठीक है, यूएसए की हेजेमोनी को क्लियर कट समझ पाओ। तो ये अब आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, तो अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए कवर अप करने के लिए। तो आगे हमारा टॉपिक है 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, ठीक है। अब देखो 9/11, यहाँ पे आप ये मत समझ लेना कि 9 नवंबर की बात हो रही है, नहीं। अगर आप बाहर का, ठीक है, यूएसए का कैलेंडर चेक करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ उल्टी लिखी जाती है। मंथ को पहले वो लिखते हैं एंड डेट को वो बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे 9 सितंबर मंथ है, ठीक है, 9 मंथ एंड 11 डेट है। तो यहाँ पे 11 सितंबर की बात की गई है, ठीक है, 9/11 अटैक। देखो 9/11 अटैक आपको क्यों पढ़ाया जाता था? ये यूएसए की हिस्ट्री में सबसे बड़ा खतरनाक गंदा अटैक था। मतलब इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था यूएसए को, ठीक है। इसलिए अब हमें भी इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि क्यों यूएसए के अंदर ये अटैक करवाया था, 9/11 अटैक। इवन आपने, ठीक है, न्यूज़पेपर के बारे में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, आपके मम्मा पापा को भी इवन पता होगा 9/11 अटैक के बारे में। जैसे हमारे यहाँ पे ताज होटल के ऊपर अटैक हुआ था, ऐसा ही कुछ कोई चीज़ हुई थी 9/11 अटैक में, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 11 सितंबर 2001 को ये अटैक हुआ था। कब? 11 सितंबर 2001। तो इसे भी हम आप स्टोरी के राह, ठीक है, समझ लेंगे। देखो स्टोरी समझनी, अपनी कहानी सुना रही हूँ, ठीक है आपको मैं। देखो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई थी कि 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था। 19 आपके हाईजैकर्स थे, ठीक है, एरोप्लेन से, जिनको हाईजैक कर लिया गया था। कितने थे? 19 हाईजैकर थे जो कि अरब कंट्रीज थे, जिन्होंने टेक ऑफ किया था। मतलब अरब कंट्रीज से आए थे 19 हाईजैकर। अब इसमें से उन्होंने 4 अमेरिकन कमर्शियल जो आपके एयरक्राफ्ट थे उसको कंट्रोल कर दिया था। जिन्होंने प्लान बनाया था, उन्होंने ये बोला था कि ये जो 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट होंगे, 1 2 3 4, इनको यूएसए की जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर, ठीक है, हमने गिराना है। एंड यूएसए की जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है उसके ऊपर हमने इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। अब देखो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स की यहाँ पे बात क्यों की गई है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती है वहाँ पे पूरा, ठीक है, कंट्री का डेटा पड़ा होता है, ठीक है। अगर हम वो डेटा ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो कंट्री के पास उसका तो मेन इंग्रेडिएंट ही ख़त्म हो जाएगा, जिससे आगे चल के कंट्री को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई थी। 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरप्लेन है। अब हमने पढ़ना है ये कहाँ कहाँ पे गिराए गए थे, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझाती हूँ। जो आपका फर्स्ट एयरप्लेन था, अमेरिकन कमर्शियल एरोप्लेन जो था आपका, ठीक है, एयरप्लेन, अब वो फर्स्ट जो था आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क का जो नॉर्थ साइड का जो आपका टावर है ना, वहाँ पे गिराया गया था। ऐसे ही सेकंड एरोप्लेन साउथ का जो टावर था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क में है, उसमें गिरा दिया गया था। जो आपका थर्ड एरोप्लेन था, ठीक है, वो आपका यूएसए का जो डिफेंस मिलिट्री उसका जो हेडक्वार्टर है आपका पेंटागन बिल्डिंग, जो एरिंगटन एंड वर्जीनिया में इस्टेब्लिश है, यहाँ पे बनाई गई थी, उसके ऊपर गिराया गया था। थर्ड एरोप्लेन कहाँ गिराया था? पेंटागन बिल्डिंग, जहाँ पे यूएसए डिफेंस मिलिट्री का हेडक्वार्टर है। ऐसे ही फोर्थ एरोप्लेन इन्होंने गिराना था यूएसए की कांग्रेस जो बिल्डिंग थी, ठीक है, कांग्रेस सेशन जहाँ पे मीटिंग्स हुआ करती थी इंपॉर्टेंट, वो आपका, ठीक है, गिराना था। बट बच्चे ये एरोप्लेन गिरा ही नहीं था। ये कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ चीज़ हो जाती है जिस करके ये एक फील्ड, एक मतलब पार्क में पूरा एरोप्लेन आ जाता है। उस पार्क का नाम क्या था? पेंसिल्वेनिया, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। तो ये फोर्थ एरोप्लेन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। 3 एरोप्लेन्स को इन्होंने गिरा दिया
दिया था। तो ये चीज़ थी 9/11 अटैक में, ठीक है। इन तीनों को आप चारों को याद कर लेना कि कौन कौन से एरोप्लेन कहाँ पे गिरे थे, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। फिर आगे ये बताया गया था कि ये जो आपका 9/11 अटैक हुआ था, इसमें 3,000 लोगों की, ठीक है, मृत्यु हुई थी, लोग मर गए थे 3,000 से ज़्यादा। 9/11 जो अटैक था वो वर्स्ट केस माना जाता है यूएसए की हिस्ट्री में। 9/11 वॉज द मोस्ट सर्व अटैक ऑन यूएसए सोल सिंस द फाउंडिंग ऑफ द कंट्री इन 1776। ये बताया गया था कि जब आपका यूएसए बना था ना 1776 में, उसके बाद भी, ठीक है, इतनी बड़ी कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली जितनी डिस्ट्रक्शन इस 9/11 अटैक में की थी। आप खुद सोचो ना, 4 बड़े बड़े एरोप्लेन्स को आप क्रैश करवा रहे हो, आम जनता को कितना वो हुआ होगा, कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी हुई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी 9/11 अटैक में। फिर से मैं आपको एक समराइज़ करवा देती हूँ। 9/11 का मतलब है 11 सितंबर 2001, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, 19 हाईजैकर थे, 19 में से अरब कंट्रीज़ में से उड़े थे ये हाईजैकर, और उसमें से 4 कमर्शियल अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट थे उनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था। जो 4 थे उनको क्या ऑर्डर दिया गया था कि आपको यूएसए की जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ के ऊपर, ठीक है, गिरना है। फर्स्ट जो था वो आपका नॉर्थ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था वहाँ पे गिरा था, सेकंड साउथ वाला टावर पे गिरा था, ठीक है। ऐसे ही थर्ड यूएसए की जो डिफेंस मिलिट्री का जहाँ पे हेडक्वार्टर था, पेंटागन बिल्डिंग, वहाँ पे गिरा था। फोर्थ इन्होंने यूएसए की कांग्रेस में गिराना था बट गिरा नहीं था, वो एक क्या बोलते पार्क में आके, ठीक है, गिर गया था, पेंसिल्वेनिया पार्क में आके गिर गया था। और इससे क्या हुआ था, 3,000 लोगों की डेथ हुई थी, मृत्यु हो गई थी। 9/11 अटैक को बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस भी माना जाता है यूएसए में। तो यही चीज़ थी, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए रिवाइज करवाया क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, 9/11 अटैक को एक्सप्लेन करो, ठीक है। देखो मैंने आपको 9/11 अटैक के बारे में बता दिया क्या चीज़ थी, क्यों चीज़ थी। अब देखो, जब अल-कायदा ने भी अटैक करवाया था तो यूएसए ने, ठीक है, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच लॉन्च किया था, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, पीछे कि हर एक जगह पे हमें पहुंचना है जहां जहां टेररिस्ट है। अब यूएसए ने यहाँ पे इन बंदों को छोड़ देना था जिन्होंने अटैक करवाया था, नहीं बच्चे। यहाँ पे फिर वो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को लॉन्च करते हैं कि मतलब जो अटैक हमारे ऊपर हुआ है ना, अब हम उनको नहीं छोड़ेंगे, पूरे बंदे को जिन्होंने इस अटैक के मेंबर्स थे, ठीक है, इस अटैक में जो शामिल थे। तो ये चीज़ देखने को मिली। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम यही चीज़ है कि जो बंदे 9/11 अटैक में, ठीक है, शामिल थे, उनसे हमने लड़ना था। अब इस टाइम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, जब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को लॉन्च करना था, जो आपका विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन जो था बच्चे आपका, वो, ठीक है, यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्शन में अब हार जाता है। क्यों हारता है, क्योंकि जो HW बुश का जो बेटा आगे आया था आपका, जॉर्ज W बुश, वो अब इस इलेक्शन को जीत जाता है। वो किस पार्टी का होता है, आपका रिपब्लिकन पार्टी का होता है, ठीक है। कुछ नहीं है, यहाँ पे ये बताया गया था, बिल क्लिंटन यहाँ पे हार जाता है, जॉर्ज HW बुश जो था वो जीत जाता है। जॉर्ज HW बुश बेसिकली HW बुश का ही बेटा था, ठीक है। जॉर्ज W बुश जो था वो हार्डर व्यूज़ को ज़्यादा, ठीक है, प्रायोरिटीज़ देता था। प्रायोरिटी क्यों देता था, देखो लड़ाई ही हो रही थी, तो इससे ये था कि अब हमें कंट्री की, ठीक है, थोड़ी सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। हमें ये नहीं कि सॉफ्ट इश्यूज़ के बारे में बात करनी है, हमें और भी, ठीक है, कंट्री के इश्यूज़ जो है जितने सारे, उनको भी देखना पड़ेगा, अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसी के टाइम पीरियड में क्या होता है, जॉर्ज HW बुश बोलते हैं कि अब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर देखने को मिलेगा। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, देखो ग्लोबल का मतलब होता है अर्थ। वॉर करनी है हमें, किसके साथ वॉर करनी है, टेररिस्ट ग्रुप, जितने भी हमारे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप है, उनके साथ वॉर करनी है। इसका यही मतलब है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, ठीक है। अब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बीच में क्या होता है, ये जॉर्ज W बुश क्या होते हैं, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को लॉन्च कर देते हैं। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कुछ नहीं था, जिन्होंने 9/11 अटैक आपका करवाया था उनके ऊपर, ठीक है, ये ऑपरेशन था कि उनको पकड़ के जेल में बंद करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाती हूँ। देखो, ये जो आपका 9/11 अटैक था, ये अल-कायदा ने करवाया था, जिसने पहले भी पंगा लिया था यूएसए के साथ, एंड तालिबान ने करवाया था। देखो तालिबान भी एक बहुत अच्छा टेररिस्ट ग्रुप है, बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है, अल-कायदा भी, ठीक है। तालिबान को हराना इतना ज़्यादा आसान था, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली, बट अल-कायदा को यहाँ पे पकड़ना थोड़ा मुश्किल था। अब यूएसए क्या करती थी, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के दौरान अल-कायदा एंड तालिबान के अंदर जो सस्पेक्ट व्यक्ति थे, मतलब जिनके ऊपर शक था, वो इनको क्या करती थी, एक जेल में भेज देती थी, जो कि आपकी
जेल क्यूबा के अंदर थी एंड इस जेल का नाम क्या था, ग्वांटानामो बे। ठीक है, ग्वांटानामो बे। ये बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको प्लीज़ याद कर लेना, प्रिजन का यह नेम है। ये जेल की ये खासियत थी कि यहाँ पे जो भी बंदा आ जाता था उसको कोई भी राइट्स नहीं होते थे। देखो, अगर हम जेल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें राइट्स मिलते हैं कि हम अपने घर वालों को फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम अपना लॉयर को ठीक है अपॉइंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो सारे फ्रीडम ले लिए जाते थे ग्वांटानामो बे। इवन यूएसए की हेजेमनी हमें यहाँ पे इतनी ज़्यादा देखने को मिली कि अल कायदा एंड तालिबान के अंदर इनको जिन लोगों के ऊपर ठीक है शक होता था वो उसे उठा के ले जाते थे, पूछते भी नहीं थे उनकी गवर्नमेंट को कि हम इसे ले जाए या नहीं, जैसे ही शक होगा उसे उठा के ले जाते थे एंड ग्वांटानामो बे को ठीक है उस जेल के अंदर वहाँ पे लोगों को भेज देते थे। ये मैंने प्रिजन बनाया है ठीक है, जो ग्वांटानामो बे के अंदर जाना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बताई थी। कहाँ है ये, क्यूबा के अंदर है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखना ग्वांटानामो बे है क्या, कहाँ पे है। देखो, आम जनता को बिल्कुल भी नहीं पता होता था कि इनकी जेल का नाम क्या है और ये कहाँ पे होती थी। मतलब इन्होंने इतनी ठीक है ज़्यादा चुप्पी मेंटेन करके रखी थी कि किसी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी थी। तो यही था आपका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये 9/11 अटैक के साथ रिलेट है। 9/11 अटैक जो होता है उससे ठीक है निपटने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाते हैं, जिसमें अल कायदा एंड टेररिस्ट जो ग्रुप था आपका तालिबान, उससे बंदे लेके ठीक है एक सीक्रेट जेल में डाल देते हैं ग्वांटानामो बे, जो कि आपका क्यूबा के अंदर है। तो यही चीज़ थी। अब हम अपने लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहीं तक आपको आएगा यूएसए हेजेमनी का जो भी चैप्टर है। बट हाँ, अगर आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो नॉलेज ले लेना। देखो, नॉलेज लेना बुरी बात नहीं होती है। आपको कहीं से भी कोई चीज़ मिल रही है, आप उसको ठीक है एक्वायर करो, क्योंकि कुछ नहीं पता होता वो चीज़ आपके कहाँ जाके आगे काम आ जाए। ठीक है, तो आज हम आज बोल दिया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे, लास्ट टॉपिक कवर अप करेंगे इस वीडियो का, जो कि है द इराकी इन्वेजन। इसकी मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ। देखो, अब इराक के अंदर फिर से बॉम्बिंग होने वाली है। क्यों होने वाली है, इस स्टोरी के अंदर हम पढ़ेंगे। अब देखो, टाइम पीरियड था 19 मार्च 2003 का। ठीक है, 19 मार्च 2003 को क्या होता है, यूएसए एक ऑपरेशन लॉन्च करता है कोड नेम के साथ, जिसका नाम क्या देता है वो, ऑपरेशन इराकी इन्वेजन। मतलब इराक के ऊपर अब इन्वेजन करना है किसने, यूएसए ने। अब क्यों करना है उसकी हम कहानी यहाँ पे देखते हैं। इस ऑपरेशन में क्या हुआ था, 40 कंट्री ने ठीक है यूएसए के साथ मिली थी और मिलके इन्होंने कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाया था। कोलिशन ऑफ विलिंग कुछ नहीं है, ग्रुप का ही नाम है। ठीक है, जैसे हम ग्रुप नहीं मिल जाते, हम जैसे हाउसेस हैं, देखा केवी में तो हाउसेस होते हैं कि ये रमन है, अशोका, शिवाजी, टैगोर, ऐसी चीज़ें होती थी। ऐसे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कोलिशन ऑफ द विलिंग, जिसमें 40 कंट्री ने यूएसए को ज्वाइन किया था। अब यूएन यहाँ पे परमिशन देना बंद कर देता है यूएसए को कि मैं तुझे परमिशन ही दूंगा लड़ाई लुड़ाई करने के लिए। सारी तो दादागिरी तू दिखाता रहता है, जब देख लो अल कायदा पे अटैक करवा दिया, यूगोस्लाविया पे अटैक करवा देता है, इराक के ऊपर अटैक करवा देता है। तो यहाँ पे उसने परमिशन देने से मना कर दिया था यूनाइटेड नेशन ने कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें परमिशन नहीं दे रहा, तुम्हें जो करना है वो करो। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इन्वेजन में क्या होता है, यूएसए ठीक है यूएसए आपका यूनाइटेड नेशन को ये बोलता है कि हम इराक के ऊपर इसलिए बॉम्बिंग करेंगे क्योंकि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। मतलब लार्ज अमाउंट पे ठीक है कितने ज़्यादा वेपन्स बना रहा है जो कि आगे चल के कंट्री के ऊपर खतरा बनने वाले हैं। बट जब यूएन ने इसकी जांच पड़ताल की तब उन्हें कोई भी ऐसा एविडेंस देखने को नहीं मिला। फिर आगे ये पता लगा था कि ये जब इराक ने इसके ऊपर अटैक करवा दिया था, इन्वेजन करवा दिया था, क्योंकि यहाँ पे तो उसने मना कर दिया था ना कि मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। फिर यूएसए ने क्या किया था, अटैक करवा दिया था इराक के ऊपर। और इसने रीज़न ये दिया था कि यूएसए ने अटैक क्यों करवाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेपन्स बना रहा है जो आगे चल के हमारी कंट्री के ऊपर बोझ बनेगा। मतलब बोझ मतलब डिस्ट्रक्शन होगा आगे चल के बहुत ज़्यादा। फिर हमें ये पता लगा कि जो इराकी इन्वेजन में क्या हुआ था कि जो इराक की जो जनता थी, सिविलियंस जो थे वो आपके 50,000 किलो हुए थे, बल्कि जो यूएसए की जो सेना थी उसमें सिर्फ 3,000 मिलिट्री लॉस हुई थी। तो हमें ये देखने को मिला कि यूएसए को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना इराकी को हुआ था, इराक को हुआ था। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिली। अब इसके पीछे बच्चे एक मोटिव अलग था। यूएसए ने यहाँ पे अटैक इसलिए करवाया था, मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। मेन एम क्या था यूएसए का, देखो इराक क्या है, एक ऑयल कंट्री है, ऑयल फील्ड है जहाँ से ऑयल अच्छे खासे से आ सकता है। तो ऑयल फील्ड को कंट्रोल करने के लिए इसने इराकी इन्वेजन करवाया था, इराक इन्वेजन करवाया था। एंड
इस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशनशिप। अब देखो, हमने पहले भी इराक के बारे में पढ़ा कि 34 कंट्री मिल्स के क्या करती है, गल्फ वॉर में इराक के ऊपर हमला करवा देते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ से यूएसए और इराक का रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, तो उसे मेंटेन करने के लिए इस पागल ने फिर से उसके ऊपर अटैक करवा दिया। हंसने की बात है ना थोड़ी, कि तूने अगर बात करनी है तो ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना ले, तुझे अटैक करवाने की क्या ज़रूरत। तो ये एम बताए जाते हैं, ठीक है। ये आपका इराक, मैंने यहाँ पे मैप बनाया है जिसकी कैपिटल क्या है, बगदाद। जो आपकी बुक में सबसे पहले 3 बच्चों की एग्जाम्पल है ना, आयुषी जो बच्ची है उसकी, ठीक है, वो बगदाद में ही स्टडी करने गई थी। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जैसे बताया। ये फ्लैग है इराक का, ठीक है, आप देख सकते हो। उस टाइम पे जो इराक का आपका प्रेसिडेंट था वो था सद्दाम हुसैन, ठीक है, जिसको गद्दी से हटा दिया गया था बाद में, जब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई थी, जब मतलब यूएसए ने अटैक करवाया था ना इराक के ऊपर जाके, कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाया, तब वहाँ का लीडर जो था, ठीक है, उसको भी हरा दिया गया था एंड वो अपनी गद्दी से हिल गया था। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, यूएसए फिर से अपनी पावर बन जाता है। देखो यहाँ पे भी, ठीक है, यूएन ने कुछ नहीं इतना ज़रा स्टेप उठाया कि तू, ठीक है, जाके बोल उसको, नहीं माना तो 2-3 थप्पड़ मार समझा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तब भी यूनाइटेड नेशन ने कोई अपना इतना ज़्यादा फैक्टिव रोल यहाँ पे नहीं बताया था। तो ये भी आपको टॉपिक इसीलिए पढ़ाया था कि मतलब यूएसए की आपको हेजेमोनी के बारे में पता लगे, ठीक है। हाँ, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप वहाँ पे जाके क्लैरिटी के साथ यहाँ पे इस चैप्टर के नोट्स ले सकते हो। एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जैसे जैसे बच्चे मैं पार्ट्स में वीडियो बनाती हूँ, सिर्फ उतने पार्ट के ही मैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, ताकि आपको क्लियर कट चैप्टर समझ में आए। जितना आपने पढ़ा है उतना आप ही, ठीक है, वहाँ पे कॉपी कर लो अपने नोट्स जाके। तो ये चीज़ बताइए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, दी एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। अब सिर्फ हमने जो सीबीएसई के 3 जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो पढ़ने हैं, फिर पूरे तरीके से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे 80% सिलेबस खत्म हो गया है, यूएस हेजेमोनी, ये जो आपका एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का चैप्टर है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, उसको अपलोड करने के लिए, ठीक है। गर्मी में बैठना पड़ता है यार पढ़ाने के लिए। तो बस ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। हाँ, नोट्स ले लेना इसके ज़रूर, सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।